सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका 14 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए जानते हैं आज कौन सी खबरें हमारे लिए ज़रूरी हैं, जो कि हमारी तैयारी में सीधे तौर पे या फिर कहीं न कहीं काम आएँगी। प्रथम पृष्ठ पे नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है, जो कि हमें बता रही है कैसे कल वो अपने बीजेपी कार्यालय में गए थे, जिसमें कई आंतरिक बैठक हुई, इंटरनल डिसीजंस लिए गए। कोई भी संबोधन नहीं था, ये पार्टी की मीटिंग थी। इसके बाद एक दुखद खबर है, हमारे देश के जवानों ने अपना बलिदान दिया है। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धौनिक और डीएसपी हुमायूं भट्ट जम्मू कश्मीर में एक मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी और देश को उस आतंकी से बचाने में जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां अपना बलिदान देती हैं, ये बहुत ही देश के लिए गर्व की बात है। कल फिर से कुछ आतंकियों के छुपे होने की खबर आई थी, तो एक्शन में आके हमारे अधिकारियों ने कंट्रोल करा सिचुएशन को। हालांकि उस सिचुएशन को कंट्रोल करते करते हमारे 3 अधिकारियों की जान भी चली गई। सलाम है ऐसे देश के लिए समर्पित सैनिकों के लिए, अधिकारियों के लिए और हमारी सुरक्षा फोर्सेस के लिए। आगे आते हैं रचनात्मक कौशल की भाषा। भाषा किसी भी राष्ट्र की सामाजिक सांस्कृतिक पहचान के साथ बेहतर मानव संसाधन तैयार कर वैश्विक आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन की संभावना बढ़ा सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP भारत की मौजूदा शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल बदलाव का दस्तावेज है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के सतत विकास लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में NEP का मुख्य मकसद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा सार्वभौम पहुँच के साथ समावेशी तथा सतत विकास है। बहुभाषी भारत में इस बदलाव का महत्वपूर्ण जरिया भाषाएं बन सकती हैं। दुनिया भर में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं, पर प्रमुख 23 भाषाएं आधी से अधिक वैश्विक आबादी की भाषा हैं। जहाँ तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में साथियों जो लोकल लैंग्वेज है उसको प्रमोट करने की बात करी गई है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में यही बात जो स्थानीय भाषाओं में बच्चों के विकास में बेहतरी देख सकते हैं, इस पर जोर दिया है। संविधान के अनुच्छेद 350 ए प्रावधान है कि राज्य प्रयास करेगा कि प्राथमिक शिक्षा खासकर भाषा या अल्पसंख्यक समूह के बच्चों की मातृभाषा में हो। कोठारी आयोग ने माना था कि भारतीय भाषा तथा साहित्य का संरक्षण शैक्षिक और सांस्कृतिक विकास हेतु जरूरी है। कोठारी कमीशन का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। कोठारी कमीशन मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा से बच्चों में अपनी सांस्कृतिक और विरासत के प्रति स्वाभिमान जागृत होता है। अब तक की सभी शिक्षा नीतियों के अंतर्निहित सिद्धांत में मातृभाषा में माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना रहा है। जब प्राथमिक शिक्षा स्थानीय मातृभाषा में हो तो बच्चा सहजता से सीखता है, दक्षताएं आसानी से विकसित होती हैं तथा अवधारणाओं को बेहतर समझ आती है। पर भारत में भाषा एक सियासी प्रश्न रहा है, जिसके दीर्घकालिक राजनीतिक सामाजिक प्रभाव रहे हैं। प्रश्न है कि इसे चुनेगा कौन तथा किसकी पसंद सर्वोपरि है। क्या छात्रों की अपनी शिक्षा की भाषा में चुनने की आज़ादी है? कब स्थानीय भाषा को मातृभाषा माना जाए? ऐसे में जबकि शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षकों की भारी कमी से छात्र शिक्षक अनुपात गड़बड़ा गया है तथा शिक्षा में सरकारी वित्त पोषण खत्म हो रहा है। देखिए, 2 बातें इसमें पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। पहला पॉइंट क्या है कि स्टूडेंट टू टीचर का जो रेशियो है या प्यूपल टीचर रेशियो है, ये इम्बैलेंस है। मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ बच्चों पे कितने टीचर्स होने चाहिए, इसकी बहुत कमी है इस समय भारत में। ठीक है, मतलब टीचर्स बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि टीचर्स भी कहीं ना कहीं उतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, एजुकेशन में फंडिंग जो है वो इतनी नहीं आ रही है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट कर सके और इनोवेशन के लिए। ठीक है,
बच्चे 2 से 8 वर्ष की उम्र यानी प्राथमिक शिक्षाओं में अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा में जल्दी तथा अच्छा सीखते हैं। इसलिए शिक्षा का माध्यम बच्चे के परिवेश की भाषा होनी चाहिए। एनईपी में बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा पर विशेष जोर देने के साथ ही आगे विभिन्न भाषाओं की शिक्षा की व्यवस्था है। यहाँ पे आते हैं प्रशिक्षण सामग्री मात्र कुछ मानक भाषाओं में उपलब्ध है। हम जानते हैं कि जो कंटेंट है वो या तो इंग्लिश में अवेलेबल है, ठीक है, या फिर हिंदी में अवेलेबल है। मगर अब कोई बंगाली व्यक्ति है, उससे अगर कोई हायर एजुकेशन किताब पढ़नी है तो उसको सिर्फ 2 ही भाषा मिल रही है, ठीक है। इसलिए जनजातीय भाषाएं सहित अधिकांश भाषाओं में पाठ्य सामग्री की जरूरत होगी। शिक्षकों को छात्रों के मध्य संवाद जहाँ भी संभव हो मातृभाषा स्थानीय भाषा में होगा। जिनके बोलचाल की भाषा प्राथमिक शिक्षा की भाषा से भिन्न होगी, इन छात्रों के साथ द्विभाषी शिक्षण सामग्री सहित द्विभाषी तरीके में अपनाया जाएगा। एनईपी में संवैधानिक प्रावधानों, लोक और क्षेत्रों और संघ की आकांक्षाओं तथा बहुभाषावाद के साथ राष्ट्रीय एकता की बढ़ावा देने हेतु त्रिभाषा सूत्र जारी रखा गया है। त्रिभाषा, देखिए, त्रिभाषा सूत्र जारी रखा गया है। आप 3 भाषाओं पर जोर दीजिए। अंग्रेजी जो कि एक नेशनल इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में है। हिंदी अगर सिखाई जा रही है इंस्टीट्यूशंस में नॉर्थ इंडिया में तो ठीक है। और थर्ड भाषा कौन सी होगी? जो लोकल स्टूडेंट्स की होगी। तो अगर स्टूडेंट को 3 भाषाओं का ज्ञान है ना, तो वो और बेहतर समझ पाएगा चीज़ों को, ठीक है। आगे आते हैं। माध्यमिक कक्षा में छात्र भारत की भाषाओं पर परियोजना गतिविधियों में भाग लेकर छात्र प्रमुख भारतीय भाषाओं की एकात्मकता के बारे में सीखेंगे, जिससे कि उनकी सामान्य ध्वन्यात्मक वैज्ञानिक वर्णमाला, लिपि, उनकी व्याकरण संरचनाएं, शब्द व्युत्पत्ति तथा शब्दावली शामिल है। भारत की शास्त्रीय भाषाओं में साहित्य के महत्व, प्रासंगिकता और सौंदर्य की नज़रअंदाज नहीं किया सकता। संस्कृत भाषा लैटिन और ग्रीक की अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध है, जिसमें गणित, दर्शन, साहित्य, व्याकरण, संगीत, राजनीति आदि के विशाल भंडार हैं। संस्कृत में है साथियों। इवन ग्रीस या कोई भी भाषा विषयों में है, उसमें इतनी डाइवर्सिटी नहीं है। एनईपी में भाषाओं के संरक्षण हेतु अभी सभी स्कूलों में समस्त छात्रों के पास 2 साल तक किसी एक शास्त्रीय भाषा का और साहित्य की सीखने की विकल्प होगा, ठीक है ना। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है इसके अंतर्गत क्या होगा, अगर कोई छात्र सीखने जाता है भाषा को तो वो 2 साल तक कोई भी एक शास्त्रीय भाषा को सीखना अलाउड है, ठीक है। आगे आते हैं। छात्र माध्यमिक स्तर पर जापानी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी जैसी विदेशी भाषाओं में भी अपना ज्ञान समृद्ध कर सकेंगे। भारतीय सांकेतिक भाषा को पूरे देश में मानकीकृत कर श्रवण बाधित छात्रों के उपयोग हेतु पाठ्य सामग्री विकसित की जाएगी, है ना। और भाषाओं में देखिए, स्टूडेंट को हमने क्या करा, आप ये जानने का प्रयास करिए। जो स्टेजेस होते हैं आपके, जो स्टूडेंट को पहली स्टेज में हमने एक शास्त्रीय भाषा संस्कृत जैसे सिखाई जाती है वो सिखाई। इसके बाद हमने क्या करा सेकंड स्टेज पे साथियों, सेकंड स्टेज पे हमने क्या करा, हमने फॉरेन लैंग्वेज सिखाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, ठीक है। इससे क्या हुआ, इससे एक ओवरऑल डेवलपमेंट छात्र में देखा जाएगा, ठीक है। आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का प्रमुख जरिया शिक्षा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्पष्ट है कि राज्य हो, संस्था या स्वयं छात्र किसी पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। अच्छी बात। शब्दों की आचार संहिता, ये अच्छे लेख आते हैं बहुत। अपने आसपास हम आजकल कई बार जिस तरह की भाषा से गुजरते हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को भीतर इस मामले में नहायक आक्रामकता बढ़ती दिख रही है। क्या इस समय के बदलाव के साथ लोकतंत्र में भी भाषा के जायके बदलने के तौर पर देखा सकता है? इसमें समय मनुष्य का ना होकर मशीनों का है, उपकरणों का है और नई नई अवधारणाओं का है। हम सूचना के विस्फोट के ऐसे समय में है जहां प्रचार के बड़े माध्यमों के भाषा पर दबाव है, जिसके चलते आज वह जड़ विहीन और तात्कालिक होती जा रही है। इसे इस रूप में देखा सकते हैं कि बोलो और भूल जाओ। सवाल है कि इस बढ़ती प्रवृत्ति का हासिल क्या होना है, क्या इसका अंदाज़ा लगाया जा पा रहा है? भाषा अब कलात्मक के साथ बनाई जाती है, भवन, भूषा, भोजन सब बदल चुके हैं। पिज़्ज़ा आज का भोजन हो गया है तो बर्गर नाश्ता।
भाषा के माध्यम से बाजार को विकसित करने की धारणा ना भाषा की शुद्धता और सृजनशीलता को थोड़ा असुरक्षित कर दिया है। भाषा में प्रयोग और नवाचार भाषा की समृद्ध बनाते हैं, लेकिन आज बाजार की सुविधा के लिए गढ़े जाने वाले शब्द जन्म ले रहे हैं। इसी भाषा की अशुद्धि कहे या खिचड़ी, इसमें वंचित जनता की मानविक स्थितियों की छवि नहीं दिखाई पड़ती, उनके जीवन के तनाव को नहीं देखा जा सकता है। भाषा की ऐसी गति बुद्धिजीवियों को कैसे शांत कर सकती है। सृजन की हर साहित्यिक विद्या भाषा की कसौटी पर ही कसी हो जाती है। अभी तक दुनिया के जितने देश महाशक्ति के तौर पर जाने जाते हैं, वे अपने राष्ट्रीय भाषा में बड़े काम करते देखे जा सकते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और जापान जैसी महाशक्तियाँ अपनी भाषा अंग्रेजी, फ्रेंच या जापानी में ही चिंतन, खोज और काम करते हुए समृद्ध हुए हैं, है ना। ये लोग अपनी ही लैंग्वेज में, अपनी भाषा में कामयाब हैं। सिर्फ भारत में कल्पना की जाती है ये देश भारतीय भाषाओं और ख़ासकर हिंदी को किनारे रखकर महाशक्ति बन जाएगा। ऐसा लगता है कि भारत में औपनिवेशिक हैंगओवर छाया हुआ है। इसकी वजह शायद सांस्कृतिक रूप से आत्मविश्वास की कमी भी है। कारोबार में भी किसी उच्च प्रशासनिक बैठक का वार्तालाप हिंदी में नहीं होता है, हम लोग ना इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं। ठीक है, विज्ञापन एजेंसियों के सारे विज्ञापन पहले अंग्रेजी में बनते हैं, बाद में जैसे जैसे उनका काम चला हिंदी में अनुवाद कर दिया जाता है। भाषा की यह हालत केवल बाजार में नहीं, राजनीति में भी है। जबकि लोकतंत्र की शपथ की भाषा अनुशासन है, जो भाषा जो है आपकी, अब स्थिति ये है कि भाषा के साम्राज्य में शब्द की सीमा और अक्षरों की आचार संहिता ने वर्तनी में इन दिनों नए शब्द सर्वमान्य प्रचारित परंपरा बनाकर आ गए हैं। ये या यो भी कहा जा सकता है कि हिंदी के घर में अंग्रेजी की आगत अतिथि के रूप में जमात लगाकर बैठे हैं। अंग्रेजी के शब्द हिंदी के घर में जिस तरह गैर जरूरी तरीके से भी प्रयोग किए जा रहे हैं, उनके भी अन्य भाषाओं के संपर्क में आकर समृद्ध होने की जगह किसी नकारात्मक और नुकसानदायक संक्रमण का शिकार होने की पूरी आशंका है, या फिर हिंदी के कोई कुछ शब्द भीड़ तंत्र की शिकार ना हो पाए। ऐसा जब हो रहा था होता है तब पता नहीं चलता है। देखिए ना, हम लोग इस समय क्या हो रहा है कि हिंदी को ना दबा रहे हैं अंग्रेजी से बढ़ा बढ़ा के। हर किसी को लगता है कि अंग्रेजी बोलना इस समय बहुत ही प्राउड वाली बात है, मगर ऐसा नहीं है। वापस आते लेख पर, लेकिन बाद में जब इसका असर ज़मीन पर उतरने लगता है कि और वास्तविक हकदारों की वंचित करने लगता है, तब उसकी हकीकत और चाल का अंदाज़ा हो लगता है। भारत की विशाल अल्पशिक्षित और साधनहीन जनता, विशेषकर भावी पीढ़ी, अपनी ज़रूरतों के साधनों की पूर्ति के साथ अपनी दिनचर्या, मौज मस्ती और उपभोग को टेलीविज़न पर बाजारीकरण की भाषा के माध्यम से देख रही है। ये वैश्विक बाजार में हिंदी भाषा की कुल भूमिका है। इस पर भाषा वैज्ञानिकों, शुभचिंतकों, हिंदी सेवैयों के साथ नीति निर्धारकों को भी गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए साथियों, हमने जाना इस लेख में कैसे हिंदी की ज़रूरत हमको इस देश को आगे बढ़ाने में है। हिंदी को बचा के रखिए, देश और आगे जाएगा। ये देखिए आप, फ्रांस के स्टेड पियर मारिया में रग्बी विश्व कप 23 शुरू होने से पहले बुधवार को फ्रांस खिलाड़ी ट्रेनिंग कर रहे हैं। रग्बी होता है यहाँ पे। नोवाक जोकोविक फिर से उभरते सितारे हैं। इनका यहाँ पे देखिए आप कैसे सारे मैच ग्रैंड स्लैम भी जीत लिया। टेनिस प्रेमी की धारणा है कि अमेरिकी ओपन जीतने के बाद नोवाक जोकोविक अब नए खिलाड़ियों के लिए मंच छोड़ देंगे और ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में दुनिया के नए चैंपियन देखने को मिलेंगे। लेकिन नोवाक का कहना है कि उनका सफ़र जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि रॉजर फेडरर संन्यास ले चुके हैं और राफेल नडाल कूल्हे की परेशानी के कारण अमेरिकी ओपन के सत्रों में ज़्यादा नहीं खेल पा रहे, लेकिन जोकोविक ने 36 साल की उम्र में भी अपना दबदबा बरकरार रखा है। 2011 अमेरिकी ओपन 2 सेट से पिछड़ने के बाद फाइनल में नडाल को हराया जोकोविक ने। 2012 में ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीते। ये पूरी इनकी ना क्रम है जीतने का, मतलब इन्होंने टेनिस को पेटेंट कर लिया अपना, जीतेंगे तो यही है ना। 2022 में विंबलडन फाइनल में निक किर्गियोस को हराया। 23 में ऑस्ट्रेलिया ओपन में फाइनल में सिट्सिपास को हराया और 23 में अमेरिकी ओपन फाइनल में दानियल मेदवेदेव को हराया। टेनिस का नाम बदल के नोकोविक गेम होना चाहिए। चलिए, मजाक कर रहा हूँ ऐसे ही। ई अदालत परियोजना का तीसरा चरण मंजूर। ये बेसिकली ई कोर्ट्स के बारे में है।
भारतीय सेना में C-295 परिवहन विमान बेड़े में आ चुका है हमारे। C-295 विमान। आज के लिए इतने साथियों, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो बिल्कुल आप अपना फीडबैक हमको दीजिएगा। बाकी जो नए फॉर्मेट में हमने वीडियो शुरू करी थी वो वैसे की वैसे ही रहेगी वीडियो ये, क्योंकि हिंदी माध्यम के बहुत छात्रों ने कहा कि सर प्लीज़ हिंदी में जैसी वीडियो पहले आती थी आप वैसे ही रखिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है नए फॉर्मेट से, मगर हिंदी माध्यम में अभी भी इतने अच्छे विश्लेषण के सोर्सेज नहीं हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं हिंदी वीडियोस को ऐसे ही रखूँगा। बाकी मैं जो नए फॉर्मेट से आर्टिकल्स की वीडियो शुरू करी थी, जो हमने 12 तारीख वाली करी थी, वो भी मैं जारी रखूँगा। दोनों जारी रहेंगे, कोई भी चीज़ बंद नहीं होगी। आज के लिए इतनी रखता हूँ। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन बहुत शुभ हो और अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप बेहतर और बेहतर बने।